अच्छा, तो फिर जो है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स हैं हमारे पास 1965, 85, मेरा आता 65-85 जो है वो तकरीबन 20 इयर्स का टाइम पीरियड है। फिर हमारे पास 85 2005 तक का था। इसमें आप देख लें कि अभी भी 20 इयर्स का है। फिर 2005 2030 का 3 लॉन्ग ईयर प्लान थे हमारे पास। फिर ये फर्स्ट परफेक्ट पर्सपेक्टिव प्लान था 1965 से 85, एटलीस्ट 20-25 इयर्स के प्लान्स थे हमारे पास। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो हमारे पास 65-85 का प्लान था उसमें एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने एग्रीकल्चर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, उसे मैकेनाइज कर रहे हैं, प्लस हमने फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, प्लस हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा ये कि हम रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे थे। इसके लिए जो हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव प्लान था वो बना कि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी रिजनेबल चाहिए, और एग्रीकल्चर को हमने इसलिए भी ग्रो करना है क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होता है। अच्छा जी, अब ये है कि अब हमारे पास जो सेकंड लॉन्ग टर्म प्लान है वो 85-2000 था। उसमें हमने कहा कि हमने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज को बढ़ाना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। यानी आपने जो लॉन्ग रन मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको प्रमोट करना है ताकि आप इनोवेशन को और आप अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर आपकी बढ़ेगी तो उससे ये होता है कि आपका एग्रीकल्चर की जो मशीनरी वगैरह होती है वो इंडस्ट्री से आती है, तो वो फिर आपको यानी सारे जो फीडबैक इफेक्ट्स होते हैं उसका उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जो लॉन्ग टर्म आपके पास प्लान है, जो विजन आपके पास 2030 है, उसमें 2005 से लेकर 2030 तक हमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है। और उसमें हम चाह रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन हो प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो ये डिफरेंट प्लान्स हैं। उसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट उसके टारगेट्स हैं, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट जो प्लान हमने बनाया उसमें हम एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाह रहे थे। अच्छा जी, अब ये है कि हमारे पास इसमें जो 1951-57 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कोलंबो प्लान था, जो 6 ईयर प्लान था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 55-60 में था, ये डिफरेंट प्लान के टाइम पीरियड बताया मैंने। अभी जो हमारा प्लान का टाइम पीरियड चल रहा है वो 12th 5 ईयर प्लान है, जो कि 2018 से लेकर 2023 तक का है। अब ये 5 ईयर प्लान्स में हमने जो किया, जैसे अब ये प्लान जो है इसके रिजल्ट्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब प्लानिंग होती कैसे है। प्लानिंग में सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन आपका होता है, पाकिस्तान में भी प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन में सारी की सारी यानी इसका अप्रोच पेपर बनता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है उसका टारगेट क्या होगा, आपका हेल्थ सेक्टर की रिफॉर्म्स क्या होंगे, एजुकेशन में क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर में हम क्या टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉरेन एड क्या होगी। तकरीबन आपकी जो इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है और टेक्निकल पेपर्स बनाए जाते हैं, वर्किंग ग्रुप बनाए जाते हैं इन सारे सेक्टर्स में कि हमने क्या क्या काम करना है, क्या अचीवमेंट हमारी क्या होगी, हमारे टारगेट्स क्या होंगे। ठीक है, चैप्टर फिर इन सारे जो हमारे पास सेक्टर्स हैं इन सारे सेक्टर्स पे चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, पहले सारे सेक्टर्स के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, वर्किंग ग्रुप, प्लानिंग कमीशन के अंदर से ही। ठीक है, और फिर उनके ऊपर चैप्टर बनाए जाते हैं। चैप्टर में डिटेल लिखा जाता है कि हमारे पास टारगेट्स क्या होंगे, उन्हें अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, फिर उनको हम इनपुट के लिए फेडरल मिनिस्टर्स को देते हैं। जब प्लानिंग कमीशन बना लेते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट प्लान क्या होगा, उसके क्या क्या चैप्टर्स हैं, उसमें टारगेट्स क्या हैं, तो फिर वो फेडरल मिनिस्टर्स को इनपुट के लिए देते हैं। और एट द सेम टाइम उसी को हम, वो जो आपका वर्किंग पेपर होता है या अप्रोच पेपर होता है, उसको आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी देते हैं उनकी इनपुट के लिए कि आप बताएं कि क्या चीजें ऐड होनी चाहिए क्या नहीं, डिस्कशन के लिए दिया जाता है। जब आपको इनपुट मिल जाती है तो फिर आप उसको 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट कर लेते हैं। चाहे 1 ईयर प्लान हो या 5 ईयर प्लान हो, सारी की सारी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल मिनिस्टर से इसकी इनपुट ली जाती है। तो फिर आपके पास प्लान आ जाता है। जब प्लान आ जाता है तो आप सारी मिनिस्ट्रीज को भेजते हैं, और जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं आपके, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनको भेजा जाता है उनके इनपुट के लिए कि क्या चीजें हैं। जैसे आपने एजुकेशन में या हेल्थ में या इंडस्ट्री में टारगेट्स रखे हुए हैं, उनको अचीव करने का तरीका भी बताया हुआ है, तो क्या वो ठीक है या नहीं, लोग फिर आपको बताते हैं।
इस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की इनपुट के लिए भी जब आप प्लान करते हैं, बना लेते हैं तो भेजते हैं। ठीक है, इनको भेजने के बाद फिर आप जो 5 ईयर प्लान आपने ड्राफ्ट किया होता है, जो सजेशंस के बाद आप जो लेते हैं इनसे डेवलपमेंट पार्टनर से, फिर आप फाइनेंस डिवीजन में भेजते हैं कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी कितनी है, कि हमारे पास कितने पैसे हैं, या अगर पैसे हैं तो नहीं है तो कैसे जनरेट करेंगे। फाइनेंस डिवीजन इसको डिसाइड करती है। और फिर आप प्लान को इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में भी भेजते हैं कि हमारे पास अगर फॉरेन एड या लोन्स हैं तो वो फिर हम कैसे ले सकते हैं। तो जब आप ये फाइनलाइज हो जाता है आपके पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी की, और जो फॉरेन एड आपने लेनी होती है प्लान को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्लान के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, जैसे 1000 अरब रुपया चाहिए हमें। अब वो कहाँ से आएगा? लोकल रिसोर्सेज से आएगा या हम फॉरेन रिसोर्सेज से उसको उसको पूरा करेंगे? तो फिर हम जब ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, यानी आपने सबसे पहले अप्रोच पेपर बनाया, आपने डिफरेंट चैप्टर्स बनाए, या आपने फेडरल मिनिस्टर्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बता दिया कि आप इसके ऊपर इनपुट दें। उनकी इनपुट के बाद आप एक 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट करने के बाद फिर आप जो डोनर एजेंसीज हैं उनको देते हैं, या जो भी आपके डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं। जैसे जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो हमें हमारा जो भी डेवलपमेंट प्लान बनेगा तो हमें चाइना को भी उसको ऑन बोर्ड लेना होगा। फिर आप सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भेज देते हैं। फिर जब आप भेज देते हैं तो उसके बाद आप फंड्स की अवेलेबिलिटी या फिर फॉरेन एड या डेट्स के बारे में भी आप इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन को या फाइनेंस डिवीजन को कंसल्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आप एक फाइनल ड्राफ्ट बना लेते हैं। एक तो ये है, फाइनल ड्राफ्ट में क्या आता है कि उसमें ये आता है कि आपके पास क्या क्या हेड्स हैं, आपने कितने कितना उन पे एक्सपेंडिचर करना है, और आपके टारगेट्स कैसे हैं, और एक्सपेंडिचर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, आप ये कर लेते हैं। और फिर वो नेशनल जो इकोनॉमिक काउंसिल है उसमें जमा हो जाता है, और उसके बाद फिर जो आपका अप्रूव प्लान है वो सारे लोगों को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल मिनिस्टर्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है कि कैसे करेंगे। तो फिर उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजते हैं, फिर वो उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनते हैं कि अच्छा, जैसे कि ये आपके पास मोटरवे बनानी है, या यहाँ पे स्कूल बनाना है, यहाँ पे अस्पताल बनाना है, तो उसके लिए कितने खर्चे आएंगे, कौन सी गवर्नमेंट करेगी, तो या डैम बनाना है, तो फिर वो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। पाकिस्तान में जो प्री प्लान पीरियड था 1947-55 में, पाकिस्तान में हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के प्रॉब्लम थे। हमारे पास आपको याद होगा कि हमने कहा कि पाकिस्तान में को शुरू में जो है बैंक्स वगैरह का प्रॉब्लम था, फिर हमने फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया ताकि वो लोन दे सके फार्म्स को, फार्म्स उस पे फिर इंडस्ट्री का, यानी आप उसका पहिया चलाने के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के प्रॉब्लम थे। बैंक्स के थे, बैंकिंग सेक्टर था, फिर कोर्ट्स थी, ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटेट करती हैं आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को, उनकी सेटलमेंट के प्रॉब्लम से। फिर आपके पास रिफ्यूजीज को भी सेटल करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तब जो है 6.7 बिलियन रुपीज एलोकेट किए इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन हमने टारगेट्स नहीं रखे थे इन्वेस्टमेंट का या एग्रीगेट ग्रोथ का टारगेट नहीं था, ठीक है, ना ही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट का टारगेट था। प्रॉब्लम ये थी, हम चीज़ों को सेटल करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक थोड़ा बहुत हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हो जाएं, ना ही प्राइवेट सेक्टर के कोई एस्टिमेट्स थे। यानी 47-55 का टाइम पीरियड हमने ऐसे गुजारा। फिर जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 55-60 का, उसके लिए हमने 10.8 बिलियन रुपीज सेट किए, और ज्यादा शेयर उसमें से पब्लिक सेक्टर का था जो कि 7.5 बिलियन था। प्राइवेट सेक्टर का शेयर 3.3 बिलियन रुपीज था। और उसमें से ज्यादा अमाउंट हमारे इंटरनल रिसोर्सेज से हमने जनरेट किया, और कम जो है हमने एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, जो कि 4.2 बिलियन रुपीज थे। यानी सिर्फ 10 बिलियन आपका टोटल बजट था, जो कि 55-60 में 5 साल का जो टाइम पीरियड था। उसमें टारगेट ये थे, हम चाह रहे थे हमारा ग्रोथ रेट 3% से बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट भी 3% हो, पर कैपिटल इनकम 7% से ग्रो करे। ये हमारे टारगेट से, जैसे मैंने आपको कहा कि हम टारगेट सेट करते हैं। तो ये टारगेट हमने सेट किए। उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या थी, हमने इरिगेशन सिस्टम को बेटर किया, ट्रांसपोर्ट को बेटर किया, कम्युनिकेशन के सिस्टम को बेटर किया, एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन में हमने इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया और सपोर्ट किया। आपको याद होगा अगर आप इंडस्ट्री के सेक्टर को देखें तो उसमें ये था कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम किया। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू भी नहीं किया था और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी किया था। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप इंपोर्ट के बराबर में अपनी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर लोग
लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाह रहे होते हैं, और उसमें पाकिस्तान की सारी बात जो कैपेसिटी है वो कंज्यूमर गुड्स की है कि हम कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे। अच्छा जी, अब इसकी सक्सेस में क्या है कि पार्शियल सक्सेस हुई। हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 2.6% हमने अचीव किया, पर कैपिटा इनकम लेकिन 1.6%। टारगेट था कि हम 7% पर कैपिटा इनकम ग्रो करना चाह रहे थे। तो इसकी रीजन क्या थी? हुआ इसलिए कि हमने इम्प्लीमेंटेशन लेट की। हमारे जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स थे वो ज्यादा थे। नॉन डेवलपमेंट जैसे आपको मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो गए, रिफ्यूजीज की सेटलमेंट एक्सपेंडिचर ही ज्यादा होते हैं। फिर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी कम था, जिससे फॉरेन एक्सचेंज इसलिए भी कम हो गया क्योंकि हम एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं कर पाए कमोडिटीज की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हमारा फोकस ज्यादा था, जाहिर बात इस चीज पे फोकस था वो हमने अचीव कर लिया। तो ग्रोथ रेट तो हमारे पास आ गई, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमने अचीव नहीं किया। फिर जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था 60-65 का, उसमें आपका बजट जो था वो 23 बिलियन रुपीस का हो गया। पहले हमारे पास देखें 10 बिलियन का था, तो बढ़ के 23 का हो गया। उसमें भी फिर हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज था वो 113% था, और पब्लिक शेयर ज्यादा था, प्राइवेट कम था। और जो रिसोर्स फंडिंग रिसोर्सेज थे वो दोनों इक्वल थे, इंटरनल एक्सटर्नल। जितना हम इंटरनल से चाह रहे थे उतना ही हम। अब टारगेट क्या था? ग्रोथ रेट बढ़े, यानी टारगेट्स में अब ये देखें कि हम एक्सपोर्ट, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को जो है वो टारगेट ले रहे हैं। यानी हम चाह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, और एक टारगेट और ऐड हो गया जो कि जीडीपी का है। हम चाह रहे थे जीडीपी का 10% सेविंग हो हमारी। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या थी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज को बढ़ाएं, लार्ज करना था हमने एग्रीकल्चर को। 5 का टाइम पीरियड जो है वो गोल्डन टाइम पीरियड पाकिस्तान में कंसिडर किया जाता है। वी हैव हैड रीजनेबल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो उसमें फेयर सक्सेस हुई, यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो हमने एक्सपेक्ट की थी 4.8%, उससे ज्यादा हमने की। 5.2% हमारी ग्रोथ रेट रही। एक्सपोर्ट्स भी पहले से ज्यादा हुई 3.6%। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी हमने ज्यादा, यानी जो भी हमने टारगेट्स रखते थे उसमें ज्यादा हमने अचीव की, लेकिन जो सेविंग था वो उसको उसको हम अचीव नहीं कर पाए। जो 10% हमने रखा, सेविंग नहीं कर पाए। स्टेबिलिटी, इसकी रीजन ये थी, एक तो स्टेबिलिटी थी 60-65 में पाकिस्तान में। हमने फिर इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स भी दिए थे, फिर फॉरेन एड भी पाकिस्तान में जब कभी भी सक्सेस आपको नजर आई है उसमें आपकी प्रोजेक्ट्स में, तो ज्यादातर हमारी एड डिपेंडेंट सक्सेस होती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो 60-65 का था उसका बजट 52 बिलियन रुपीस हो गया। देखें, पहले 23, पहले वाले में 10 था, फिर 23 था, फिर 52 बिलियन, यानी 126% आपका इंक्रीज हुआ पहले से। यानी आप देखेंगे कि हर सक्सेसिव टाइम पीरियड में हमारा बजट पहले से ज्यादा होता रहा है। बजट ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटीज बढ़ रही होती हैं, आपके सेक्टर्स बढ़ रहे होते हैं जिसमें आप खर्च करना चाह रहे हैं। तो इसमें फिर ये है कि हमारे पास जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसमें पब्लिक का शेयर हमेशा से ज्यादा ही होता है, प्राइवेट का कम है। और इंटरनल सोर्सेज से हम ज्यादा मनी जनरेट करना चाह रहे थे, एक्सटर्नल से कम। तो टारगेट देखें, हमने टारगेट बढ़ा लिया। पहले देखें ग्रोथ रेट का, अब अगर डिफरेंट टाइम पीरियड में देखें तो हमारे पास जो जो ग्रोथ रेट है, पहले हमारा टारगेट जो है वो 3% था, फिर टारगेट 4.8% हुआ, फिर 6.5% हुआ। हमने ये देखा कि अच्छा, हमने ग्रोथ का टारगेट पिछले साल में 4.8% रखा था, पिछले 5 साल में हमने ज्यादा अचीव कर लिया, तो फिर इस टारगेट को हमने बढ़ा दिया। यानी आपने अपना टारगेट 6.5% ग्रोथ का रखा, एक्सपोर्ट का हमने 2% रखा, पर कैपिटा इनकम का 7% रखा, सेविंग का 13% रखा। अच्छा, अब हमारे पास सक्सेस क्या हुई कि ग्रोथ रेट तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन जितना हमने रखा था टारगेट उतना नहीं किया। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी पहले से कम हुई, पर कैपिटा इनकम भी कम हुई। जो हमने सेविंग था, सेविंग टू जीडीपी रेशियो वो 6% था। यानी जो टारगेट मेजर जो हमें अचीव हुआ मेन, वो ग्रोथ थी। लेकिन इसे पार्शियल सक्सेस इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आपके जो मेजर टारगेट्स हैं उनमें से एक दो भी पूरे हो जाते हैं तो वो पार्शियल सक्सेस कंसीडर की जाती है। और स्ट्रेटजी में क्या थी? हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे थे, जो बेसिक आपकी इंडस्ट्रीज थी उनको डेवलप करना चाह रहे थे, पॉपुलेशन कंट्रोल भी हमारी स्ट्रेटजी थी। अच्छा जी, अब ये हुआ कि रीजंस क्या हुई पार्शियल सक्सेस की। एक तो ये कि तब हमारी इंडिया के साथ वार थी, एड हमारी सस्पेंड हो गई, फ्लड्स आए थे, आपने 70s में पढ़े होंगे, हमने पहले पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर में, हमने पढ़ा था कि फ्लड्स थे पाकिस्तान में।
और इन्फ्लेशन भी था। 70s में का जो टाइम पीरियड था उसमें एनर्जी क्राइसिस वगैरह भी आए थे, आपको पता होगा कि ओपेक वगैरह तब बना था पूरी दुनिया में। पर बैरल प्राइसेस जो है वो $2-3 से 11 और फिर $30 पर बैरल तक चले गए। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से पार्शियल सक्सेस हमें सी हुई 65 के टाइम पीरियड की। अच्छा, जो टाइम पीरियड 70-75 का था उसमें भी देखें हमने 75 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो है टारगेट रखा था, 52 से 75, और 30% बजट हमने बढ़ा दिया। और हमेशा से पब्लिक शेयर ज्यादा रहा है आपके बजट में। प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखें तो पब्लिक की पार्टनरशिप 53%, प्राइवेट शेयर जो है 22% था। और हमेशा से हमारे इंटरनल रिसोर्सेज ज्यादा रहे एक्सटर्नल की फाइनेंसिंग के, यानी हम पैसे कहाँ से लाएंगे, हमेशा हमने इंटरनल रिसोर्सेज से ज्यादा पैसे जनरेट किए। अच्छा जी, टारगेट क्या थे कि हमारे पास 6.5% ग्रोथ रेट हम अचीव करना चाह रहे थे। एक्सपोर्ट का हमने बहुत हाई टारगेट सेट किया। पर कैपिटा इनकम हमने देखें, पर कैपिटा इनकम हमने कभी 7% भी किया हुआ था, लेकिन कम करके हम 3.8% तक इसलिए ले आए क्योंकि हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे हम। और दूसरा ये है कि एक नया टारगेट ऐड हो गया जिसमें क्या है 7.5 मिलियन जॉब्स हमने कहा कि हम करेंगे। स्ट्रेटजी क्या थी कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास स्कूल्स और ये आ जाती हैं, आपके पास स्कूल और हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, रिड्यूस इन इनकम डिस्पैरिटी है। पहले जो हमारे 60s में इनकम डिस्पैरिटी बढ़ गई थी, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इनइक्वालिटी वगैरह आ गई थी पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्री में भी। एग्रीकल्चर में भी जो आपको पता है लैंड स्क्यूड है पाकिस्तान में, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, फायदा उन्हीं का होता है, तो उनकी इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ गई जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से। इस तरह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसकी वजह से इंडस्ट्री में कुछ फर्म्स की इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ गई और बाकी लोगों की कम हो गई, उनके एसेट्स बहुत बढ़ गए। तो हमने स्ट्रेटजी में ये भी कर दिया है कि हम इनकम डिस्पैरिटी को रिड्यूस करेंगे। अच्छा, अब फेलियर, पार्शियल फेलियर इसलिए भी था, एनुअल प्लान्स में हमने कर लिए 1977 तक। उसकी वजह ये थी कि हमारा इंडिया के साथ जंग थी, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया। जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया तो हमें अपनी एक्सपोर्ट को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले हमारी एक्सपोर्ट जो है जैसे जूट या कॉटन या राइस जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से आया करती थी, बांग्लादेश जो है, या फिश थी। फिर हमें अपनी प्रोडक्शन और ट्रेड को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा। तो फिर जो 1977-83 का जो उसके बाद प्लान था, यानी हमने कहा कि 77 तक प्लान जो थे वो एनुअल बन गए। और एनुअल प्लान की भी पार्शियल फेलियर की रीजन हमारे लॉसेस थे जो कि हमने बात किया। अब जो 77-83 के जो प्लान थे पाकिस्तान में, हर जगह प्लान में हमने ग्रोथ रेट का टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं 7%। यहाँ पे देखें 12% सेविंग टू जीडीपी रेशो आ गया, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन भी आ गया। तब इन्फ्लेशन 70s में बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने आपको कहा एनर्जी प्राइसेस भी थे, फिर आपके पास फ्लड्स भी थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर जो हमारे पास प्रोड्यूस थी कम होने की वजह से फूड इन्फ्लेशन के ज्यादा इश्यूज थे। तो और उसकी रीजन जो है क्योंकि वो सारा कैमरेट हो गया ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करता है, तो हम सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन लाना चाह रहे थे, तो ये हमने अपना टारगेट बनाया। और स्ट्रेटजी में हमने कहा कि फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, एग्रीकल्चर को करेंगे। नई स्ट्रेटजीज में वाटर और पावर भी आ गया, फिर इंडस्ट्री और माइनिंग भी हमारी स्ट्रेटजीज में ऐड हो गई। तो वी हैव ऑब्टेन पार्शियल सक्सेस। ग्रोथ रेट आपने की 6%, सेविंग टू जीडीपी रेशो 8% आ गया, इन्फ्लेशन भी हमने सिंगल डिजिट कर लिया 9%। उसकी रीजन फॉरेन एड थी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन थी, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन थी, जैसे यानी हम टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज रिलेटेड ट्रेड कर रहे थे, तो ज्यादा रीजन ये थी कि हमने डाइवर्सिफिकेशन की उसमें। अच्छा जी, जो 6th 5 ईयर प्लान था, आप देखें बजट जो था वो 10 बिलियन रुपीज से 495 बिलियन रुपीज तक पहुंच गया है 6th 5 ईयर प्लान तक। तो ग्रोथ टारगेट्स देखें, हमेशा ग्रोथ का तो हमारा टारगेट हमेशा ही रहा है। तो हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे आप अगर न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम्स बोलें तो लोग ग्रोथ को टारगेट नहीं बनाते, लोग कहते हैं ग्रोथ इज अ मीन, इट इज नॉट अ टारगेट, इट इज नॉट एन एंड, इट इज अ मीन। बट एनी हाउ वी यूज टू हैव टारगेट्स, और यूजली ग्रोथ टारगेट रखी जाती है अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में देखें कि आपकी जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो करनी चाहिए। तो यहाँ पे जीडीपी का जो टारगेट है वो 6.5% था। दूसरा ये है कि हमने, क्योंकि हमने पहले कहा कि हम एनर्जी और पावर के थ्रू, हम स्ट्रेटजी, हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी कि आप जहाँ पे एनर्जी या पावर नहीं है वहां पर भी लेके जाएं, ताकि लोगों को आप प्रोडक्शन नेट में लेके आए, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं।
तो हम क्या कहना चाह रहे थे, इलेक्ट्रिफिकेशन की हमने 88% विलेजेस में सारी जगह पे तब बिजली वगैरह की फैसिलिटीज नहीं थी। हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहे थे, सेविंग को भी बढ़ाना चाह रहे थे। तो स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डी रेगुलेशन हमने की 80s में, आपको याद होगा 70s का टाइम पीरियड ये था कि रेगुलेट कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था चीजों को। फिर हमने 80s में डी रेगुलेट किया, वापसी की, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें इन चीजों को, पार्टिसिपेट कर सकें। तो फेयर सक्सेस हुई है अचीव्ड 6.6% ग्रोथ रेट, यानी 1% ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन हमने की कंज्यूमर जो है वो हमारे 1.8 मिलियन से 2.3 मिलियन तकरीबन बढ़ गए। लेकिन एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते, सेविंग का भी नहीं किया। तो उसकी रीजन एक तो ये है कि फॉरेन एड थी, दूसरा ये है कि हमने रीस्ट्रक्चर तो किया लेकिन हमारी स्लो रीस्ट्रक्चरिंग थी, लेकिन फिर भी वी हैव अचीव्ड फेयर सक्सेस। अच्छा जी, जो हमारा 7th प्लान था 8893 का, इसमें भी हमारा देखें हर जगह ग्रोथ ही टारगेट है, फिर सेविंग हमारा टारगेट है। तो हर एक में जो स्ट्रेट लग रही है वो आपकी फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी। फिर हमारा टारगेट स्ट्रेटजीज में प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन था। 1980s में हम जो है वो WTO के मेंबर बनना चाह रहे थे, वैसे तो 90s में हम बने हैं, लेकिन जो आपको याद होगा कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम तब जो है हम 80s में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में IMF के साथ आ गए थे। तो IMF का जो है वो फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है वो उनके उसमें होता है ऑब्जेक्टिव्स में कि आप करेंगे तो फिर आप जो रिजल्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनको आप मीट कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया हमने, तो पार्शियल सक्सेस हुई, 5% ग्रोथ रेट आया। सेविंग का टारगेट हमने कभी भी अचीव नहीं किया। तो रीजन क्या थी कि जो हमने फुल सक्सेस अचीव नहीं की, उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गल्फ वार थी, अफगान रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम आ गया था, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज आ गए थे। अच्छा, ये जो हमारे पास 8th प्लान है, इसमें देखें बजट आपका बढ़ के देखें 1700 बिलियन रुपीज तक पहुंच गए। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा हो गया 93 98 में। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जो 70s का जो हमने नेशनलाइज किया था उसको, उसके इफेक्ट को हम रिड्यूस करना चाह रहे थे। इंटरनल रिसोर्सेज से जो हमने पैसे जनरेट किए वो हमेशा से ज्यादा है, एक्सटर्नल से कम। अब टारगेट देखें, अब टारगेट्स देखें इंटरेस्टिंगली, इसमें कुछ टारगेट्स जो हैं जैसे ग्रोथ रेट तो अपनी जगह है, पर कैपिटा इनकम भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये हम जॉब्स का टारगेट भी बीच में आ गया कि हम 6.2 मिलियन जॉब्स लेना चाह रहे थे। सेविंग टू GDP रेशियो देखें 18%, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव टारगेट है। अब इसको क्या हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं। फिर इन्फ्लेशन है, ये जो दो टारगेट है फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये IMF के टारगेट्स में से ही आता है कि हम जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आप अगर IMF के साथ एग्रीमेंट में आते हैं तो आपको फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट इतना लाना पड़ता है। फिजिकल डेफिसिट जो है आपका 4% GDP से, इट मस्ट नॉट बी मोर देन 4% ऑफ GDP, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट नॉट बी मोर देन 2.4% ऑफ योर GDP। उसकी रीजन ये होती है कि फिजिकल डेफिसिट अगर ज्यादा हो जाए 4% से, इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है, आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी कम है। अगर आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी कम होगी तो आपकी फॉरेन रिसोर्सेज पे रिलायंस ज्यादा होगा। तो जब रिलायंस ज्यादा होगा तो फिर हम आपकी सॉल्वेंसी के इश्यूज हो जाते हैं, यानी डेट सॉल्वेंसी के, आप पैसे कैसे वापस करेंगे। अच्छा जी, स्ट्रेटेजी क्या थी? वही स्ट्रेटेजी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि ओपन मार्केट है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल है। तो फेलियर हुआ। फेलियर का मतलब ये है कि हमने ग्रोथ रेट टारगेट से बहुत ज्यादा लैग करके हम पर कैपिटा इनकम भी अचीव नहीं की, पॉपुलेशन टारगेट हमने अचीव कर लिया, वो पॉपुलेशन प्लानिंग की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, जॉब टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, सेविंग टू GDP 13% हमने अचीव किया। बाकी जो इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमने अचीव ही नहीं किए। फिजिकल डेफिसिट मैंने जैसे आपको बताया, ये हमारे पास होता है कि आपकी इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कलेक्ट फ्रॉम रेवेन्यूज एंड यू स्पेंड ऑन। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर और टैक्सेस का डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट, और करंट अकाउंट डेफिसिट आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस होता है। तो हमने दोनों ही टारगेट जो है वो अचीव नहीं किए। आपकी अर्निंग्स का डिफरेंट होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? एक तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में डिफरेंट रेजीम्स रहे हैं, कभी माशाल्लाह लग गया, कभी एक ने इवन जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो भी हटाई गई हैं। तो दूसरा एनर्जी शॉर्टेजेस भी इशू था। फिर प्राइवेट सेक्टर की स्लो ग्रोथ भी 93 98 में। हालांकि हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट भी किया, इवन दो दे
वी हैड है, जैसे देखें कि 949% हमने प्राइवेट पार्टनरशिप को का ज्यादा हिस्सा भी दिया, इसके बावजूद ग्रोथ रेट जो है वो स्लो थी। अच्छा जी, जो हमारे पास 98 2003 का था, उसमें देखें कि 11,287 बिलियन रुपीस का हमारा बजट था। टारगेट देखें, अब देखें टारगेट में क्या चीज आ गई है। वी हैव वन मोर थिंग एंड डिफरेंट थिंग एडेड इन इट। एक तो ये है कि आपका ग्रोथ रेट है, पॉवर्टी को आपने 25% तक लेके आना है। दूसरा ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपने अपनी रैंकिंग 120 तक लेके आनी है। जैसे देखिए हमने कहा था कि ओवर टाइम डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई है, तो कंट्रीज ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। पाकिस्तान में देखें एचडीआई की रैंकिंग भी हमारा टारगेट रहा है 120, कि हम 120 पे अपने आप को लेके आएंगे। तो स्ट्रेटजी क्या है कि आपने एग्रीकल्चर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, अभी भी हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अभी भी हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी जो है वो हमारे लीडिंग सेक्टर, हमने कहा फिजिकल और मॉनेटरी डिसिप्लिन के थ्रू, यानी आपकी जो भी इम्बैलेंसेस हैं वो आप फिजिकल या मॉनेटरी डिसिप्लिन के थ्रू लेके आएंगे। यानी जहाँ कहीं लगेगा गवर्नमेंट को स्पेंड करना है, या फिर जहाँ कहीं लगेगा कि आपको इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करके आप मैनेज कर सकते हैं, स्टेबलाइज करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास पार्शियल सक्सेस अचीव हुई, यानी ग्रोथ रेट तो हमने कर लिया अचीव, लेकिन पावर्टी और एचडीआई और इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट हमने अचीव नहीं किया। इसमें भी फिजिकल और करंट अकाउंट डेफिसिट वही थे कि 4% 2.4% हमारा था, लेकिन हमने अचीव नहीं किए। उसकी रीजन क्योंकि फॉरेन एड डिपेंडेंट हमारी ज्यादातर होता है कि अपने पैसे लेने होते हैं। ग्रोथ रेट हमने इसलिए भी अचीव की कि हमारा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 98 2003 में बेटर परफॉर्म किए थे। अच्छा जी, फिर हमने जो मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है वो 2005 और 10 तक हमारा 5 ईयर का प्लान पीरियड था। ये विजन 2030 का भी पार्ट था। इसमें हमारे पास टारगेट्स में देखें कि आपने इतने मेगावाट एनर्जी आपने जनरेट करनी है, यानी ग्रोथ तो टारगेट हमेशा हर जगह रहा है। सेविंग 18% हमने कहा जीडीपी का होगा। और जो इसमें नया टारगेट जो ऐड हुआ वो फिजिकल डेफिसिट देखें 4% उसी जगह, करंट अकाउंट डेफिसिट 2.4% है। अब हमने एक्सपोर्ट ग्रोथ कहा कि 5% एक्सपोर्ट की ग्रोथ होगी। साथ में हमने एनर्जी जो हमने जनरेट करनी है वो 27,420 मेगावाट। स्ट्रेटजी क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें पावर्टी रिडक्शन, यानी हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम ऐसे करना है जिससे हम पावर्टी रिड्यूस कर सकें। कंपेटिटिव इकोनॉमी है। कंपेटिटिव इकोनॉमी का मतलब वही है कि आप लिबरलाइजेशन करें, आप ट्रेड को प्रमोट करें, ट्रेड को फ्री कर दें, कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट लाएं, प्रोडक्शन और ट्रेड की डाइवर्सिफिकेशन करें, फिजिकल एंड मॉनेटरी रिफॉर्म्स करें। ठीक है, आईएमएफ जो है फिजिकल एंड मॉनेटरी रिफॉर्म्स रिक्वायर करता है ताकि हमारे पास फिजिकल और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको मेंटेन करें। तो लेकिन हमने हमारा ये प्लान फेल इसलिए हुआ, हमने कोई भी टारगेट जो है वो अचीव नहीं किया। ना हमने, हमारा फिजिकल डेफिसिट देखें 6.2% जीडीपी का हो गया। एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट हमने अचीव किया 6.5%, लेकिन बाकी सारी की सारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो और फिजिकल डेफिसिट को हम अचीव नहीं कर सके। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। कैपिटल फ्लाइट तो पाकिस्तान में हमेशा से इशू रहा है कि लोग जो हैं बाहर जाके दुबई में, इंग्लैंड में जा जाके इन्वेस्ट करते हैं, पनामा में करते हैं, लेकिन यहाँ से पैसे ले जाते हैं। एनर्जी शॉर्टेजेस है, इन्फ्लेशन है, ऑयल प्राइसेस हैं, फिर डेट सर्विसेज में हमें बहुत सारे पैसे देने पड़े। तो ये हमारा फेलियर था 2005 to 10 में जो हमारी सक्सेस।